हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे डीपीएसपी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि डीपीएसपी क्या है। तो हम लोगों ने समझा कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि हमारा देश किस प्रकार से चलेगा। ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आर द टू व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट। एक ही रथ के दो पहिए हैं। फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में रखा गया है, जबकि डीपीएसपी को पार्ट 4 में रखा गया है। जो अभी जो बचे हुए डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्टिव शेपिंग द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, उसमें हम लोग बात करते हैं कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। महात्मा गांधी ये चाहते थे कुटीर ग्राम उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ये चाहते थे कि गांव के लोगों को स्वायत्तता में भागीदारी दी जानी चाहिए। मतलब सरकार में जो लोकल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं या जमीनी जो क्षेत्रीय स्तर के लोग हैं, उनको भागीदारी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर ये लोग गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, फिर भी इनको भागीदारी देना आवश्यक है। तो और वो इसलिए जिससे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का फ्रूट जो है वो हर व्यक्ति टेस्ट कर सके, जो लोअर लेवल पे भी लोकतंत्र को जो है डेमोक्रेसी को टेस्ट किया जा सके। फ्रूट ऑफ द डेमोक्रेसी कैन बी टेस्टेड बाय द मिनिमम लेवल और विलेज लेवल आल्सो। चलिए, तो टू प्रमोट, अगला है टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। तो सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए हमें लोगों को क्या करना है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग का मतलब होता है महिलाएं, और कमजोर वर्ग है एससी एसटी। जब हम लोग कोई भी आर्थिक नीतियां बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, तो इन हितों को इस पॉलिसी इस प्रकार से बनानी चाहिए कि जो ये वर्ग है इसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इसके साथ भी सामाजिक रूप से न्याय किया जा सके। इसके अलावा प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट। तो साथ ही साथ जो पर्यावरण है उसको बचाने की जरूरत है, वाइल्ड लाइफ को बचाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हमारा पर्यावरण जो है समाप्त हो जाए। जैसे कि हमें मालूम है कि हमें हमारे देश में मिनिमम 33% फॉरेस्ट कवर चाहिए होता है एक अच्छा बेहतरीन जो है एनवायरमेंटल कंडीशन होने के लिए। और दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर है वो 24% है, जिसको कि बहुत ही तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसमें सरकारें बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। साथ ही साथ हमें हिस्टोरिक मूवमेंट की जो चीजें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, मंदिर हैं, या आर्टिस्टिक स्तर की जो चीजें हैं, उनको भी संरक्षित करने की जरूरत है, सुरक्षित करने की जरूरत है, जो कि हमारा दिया है आर्टिकल 49 में। और साथ ही साथ व्यवस्था करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 15 है। जुडिशरी का मतलब है कि जो न्यायालय का काम करता है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो कि कार्यपालिका का काम करता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं या डायरेक्टिव इन द नेचर ऑफ आइडियाज ऑफ द स्टेट्स हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो है पॉलिसी मेकिंग में ही काम आते हैं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी ये वर्क करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें जो आइडियाज बनाने हैं वो प्रशासनिक स्तर पे भी होने चाहिए और साथ ही साथ लॉ मेकिंग में, जब हम कानून बनाते हैं, दोनों जगह पे बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। हमें लोग को जो समाज बनाना है वो वेलफेयर स्टेट बनाना है, ना कि पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब है कि जहां पर दमन है, और वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जहां पे हम लोग वेलफेयर के काम करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं। तो भारत ने सोशलिस्टिक मॉडल को अपनाया है। तो ये सोशलिस्टिक मॉडल क्या है एक्चुअली? तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी है, सोशलिज्म नहीं है। सोशलिज्म और सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ पैटर्न में एक डिफरेंस है। जो सोशलिस्टिक मॉडल का मतलब होता है कि अमीर आदमी की जेब काटकर गरीब आदमी को देना, ये सोशलिस्टिक समाज है। लेकिन हमने सोशलिस्टिक पैटर्न जो है अपनाया हुआ है, हमने सोशलिज्म को नहीं अपनाया है। तो इस बेसिक डिफरेंस को समझने की जरूरत है। इसमें जब हम सोशलिस्टिक समाज की बात करते हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ करने के लिए, ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे, बल्कि अगर लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं या लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो भी उनको बराबर शेयर मिल सके, वो ग्रो कर सके, उनको वो इन्वायरमेंट हमारा स्टेट, हमारा राज्य, हमारा देश दे सके, जिससे कि वो पूरी तरह जो जितनी ग्रोथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। राज्य का कार्य है
कि ऐसा माहौल देना जिससे व्यक्ति अपना खुशहाल पूरा और अपना जीवन जिस तरह से बिताना चाहता है उस तरह से बिता सके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टू प्रमोट क्वालिटी फॉर्मेशन, इसके साथ साथ जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है। देखिए जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसमें कुछ जो एम्प्लॉइज है उनकी भागीदारी होनी चाहिए, वो उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर में अपनी बात को कह सके, अपनी मांगों को मनवा सके या कुछ सलाह दे सके। इसी भी व्यवस्था हमारा जो है संविधान करता है। साथ ही साथ देखते हैं नॉन जस्टिसेबल राइट्स ऑफ सिटीजन, ये वो अधिकार हैं जिनको कोर्ट के द्वारा लागू तो नहीं किया जा सकता मगर इनको कमतर आंका भी नहीं जा सकता। ये अधिकार जो होते हैं ये लोगों को मिलने चाहिए और इसमें बहुत सारे अधिकार होंगे जो कि आपने देखे होंगे, जो फर्स्ट पार्ट में भी इनको आपने देखा होगा। इसमें क्या क्या राइट्स हैं? तो पहला है राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। मान लीजिए कि आप किसी गांव में हैं और गांव के लोगों के पास जमीन नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी और बहुत सारा वर्ग ऐसा था जिनके पास कुछ नहीं था। तो लैंड सीलिंग जैसी व्यवस्था आई। तो लैंड सीलिंग में क्या किया गया कि लोगों की जो मैक्सिमम लिमिट होती है जमीन की उसको रोक दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के पास इससे ज्यादा जो है जमीन नहीं हो सकती और बाकी जमीनों का बंटवारा जो है गरीबों को दिया गया, गरीबों को किया गया, जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकें, वो खेती कर सकें, वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। इस प्रकार से लाइवलीहुड के लिए सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है चलाए जाते हैं, जिसमें जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम या आपका ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम हो गया या डिजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम हो गया। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं, जवाहर रोजगार योजना हो गई, बहुत मिलेनियम वेल्थ प्रोग्राम हो गया, इस तरह से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे कि लोगों को लाइवलीहुड प्रदान हो सके। साथ ही साथ जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर महिला और पुरुष एक काम करते हैं तो उनको समान वेतन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। और राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक रूप से किसी का शोषण न किया जा सके, दोहन न किया जा सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और बच्चों को जो चिल्ड्रंस हैं उनको शोषण से बचाना, उसके लिए हमने देखा था फंडामेंटल राइट में भी प्रावधान किया गया है। यहां तक कि मां बाप बच्चे का परित्याग नहीं कर सकते, इसकी भी ये बात भी संविधान कहता है कि मां बाप को नैतिक रूप से या फिजिकल रूप से बच्चे को वो परित्याग नहीं कर सकते, बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। इस बात को भी जो है हमारा संविधान सुनिश्चित करता है कि बच्चे का जो बचपन है वो बचा रहे, जिससे बच्चे का पूर्ण विकास हो सके और वो एक बेहतरीन नागरिक बन सके। साथ ही साथ बात करते हैं कि जो न्याय है उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो गरीब है, एक व्यक्ति अगर उसका मुकदमा किसी अमीर व्यक्ति के साथ हो जाता है तो अमीर व्यक्ति वकील कर सकता है, बड़ा बड़ा वकील कर सकता है, और गरीब व्यक्ति के पास शायद कोई वकील ही ना हो या उसके पास इतना पैसा ना हो, तो उसको इक्वालिटी मिल सके, इसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए। अगर वो व्यक्ति वकील नहीं कर सकता अपना, तो सरकार जो है उसे एक वकील मुहैया कराएगी, उसको एक वकील प्रोवाइड कराएगी, जिससे वो भी अपना मुकदमा बराबरी पे लड़ सके। तो इसके बाद राइट टू वर्क, हर व्यक्ति को काम का अधिकार है। और साथ ही साथ राइट टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता आपने सुना होगा, जैसे कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो वहां पे कई जगह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, या ओल्ड एज की पेंशन दी जाती है, या कोई डिसेबल पर्सन है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से बहुत सारी असिस्टेंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसका उल्लेख आपके डीपीएसपी में किया गया है। साथ ही साथ ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होता है एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसका मतलब है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या डिलीवरी होती है तो उसको 9 महीने के आसपास की जो है छुट्टी उसे ग्रांट की जाती है, जो कि पेड होती है, जिसमें उसे सरकार पैसा देती है अगर वो सरकारी एम्प्लॉय है तो। और जो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्किंग है, इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर काम करता है तो वहां पे उसके लिए यूरिनल्स वगैरह बने होने चाहिए, वहां पे टॉयलेट वगैरह बने होने चाहिए जहां महिलाएं जा सके या पुरुष भी जा सके। साथ ही साथ इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उस ठेकेदार पे होती है या उस मालिक पे होती है कि उसका इलाज कराए और इस तरह का रिस्की काम ना करे, उसके लिए वो वीजा तैयार करे, उसके लिए वो सुरक्षा बनाए जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। साथ ही साथ राइट टू लिविंग वेजेस कंडीशन, इसका मतलब है कि इतना
वेतन कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सर्वाइव कर सके। ऐसा ना हो कि वो काम भी करता हो और इसके बावजूद भी वो अपने जीवन को अच्छी तरह से सुचारू रूप से न चला पाए। इसके बाद राइट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो जो प्रबंधन में जो है बहुत एक हिस्सा है जिसमें एम्प्लॉइज जो होते हैं उसके अंदर भागीदारी निभाते हैं, और बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कुछ लोग होते हैं जो कि उनको रखा जाता है जिससे वो अपनी सलाह वगैरह दे सके। साथ ही साथ राइट ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों का ये अधिकार है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, जिसके बारे में पिछली बार में बात की थी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 में इसको इंप्लीमेंट किया गया और आरटी को लाया गया। आरटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, जिसमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। हर बच्चे को पढ़ाई 6 से लेकर 14 साल के हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। प्रमोट किया जाता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था करें। अगर वो सक्षम नहीं है तो आरटी के अंतर्गत वो सरकारी स्कूलों में और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों में भी राइट टू एजुकेशन उपलब्ध है, जहां पे वो जाकर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उनको बेहतर भविष्य दे सकते हैं। और साथ ही साथ कि कुछ क्षेत्रों में मदर टंग का जो बच्चों की पढ़ाई होती है उसमें बेसिक रूप से मदर टंग का प्रयोग किया जाता है। कई जगह पे हिंदी का या अन्य जगहों पे जहां पे अन्य बोलियां पाई जाती हैं वहां पे ऐसी बोलियों का क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे अच्छा पढ़ सकें और पढ़ाई में अच्छा कर सकें। थैंक यू।